हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 26 को। ठीक है, सेट नंबर 25 तक का सॉल्यूशन अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है एंड एक्स वाई बराबर 1 है, तो दिए गए विकल्पों में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए। नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा मेरे दोस्त? तो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला तो होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आपको ये होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। अब आपका क्वेश्चन बन गया। देखो तो x माइनस वाई 6 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो दिया नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं कि x माइनस वाई के टर्म्स में लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो तो इसको आप लिखना चाहें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो आप कहोगे कि नहीं। क्यों भाई? क्योंकि जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 2ab यानी 2xy आ जाएगा। तो सर 2xy माइनस में ये तो एक्स्ट्रा हो गया, तो सर हम क्या करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा घट गया तो इसको जोड़ दो 2xy और xy आपको पहले से है तो हो जाएगा xy। तो अब तो आपका क्वेश्चन बन गया। देखो तो 6 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 एक 3xy हो जाएगा। तो xy का वैल्यू आपको 1 दिया है तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो 36 3 हो गया आपको 39 मल्टीप्लाई बाई 6, 9 6 के 54 के 4 यानी यूनिट डिजिट 4 आ गया है और एक ही में सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट 4 है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइए सेकेंड क्वेश्चन। बोला है कि एक खिलाड़ी 10 पारियों का औसत रन 32 है और अगली पारी में उसने कितना रन बनाना होगा, यानी अगला इनिंग खेलेगा तो उसमें उसको कितना रन बनाना होगा ताकि उसका एवरेज जो है उसका औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए। अगर 10 पारी तक औसत रन 32 था, प्रत्येक पारी में 32 32 32 32 रन मारते गया, तो टोटल कितना रन मार दिया? तो आप कहोगे कि सर 320 रन मार दिया। अब बोल रहा है कि अगली पारी में वो चला जाता है यानी 10वीं यानी 11वीं पारी में, तो उसने कितना रन बनाना होगा ताकि उसका औसत जो है 6 रन की वृद्धि हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि x रन उसको बनाना पड़ेगा और तब इसका औसत 6 रन हो जाएगा। तो टोटल रन आपको हो गया 320 प्लस x और पारी कितना हो गया 11, तो बराबर आपका औसत हो गया 32 में 6 बढ़ जाएगा 32 प्लस 6 यानी कि 38। अरे मेरे दोस्त, टोटल रन बट्टे में टोटल पारी यानी टोटल इनिंग बराबर तो आपका एवरेज होता है। तो टोटल रन इतना हो गया और टोटल इनिंग अब 11 पारी में हो जाएगा और एवरेज में बोल रहा है कि पहले 32 था तो अब 6 बढ़ गया तो 36 हो जाएगा। इसी को हल कर लो तो कितना हो जाएगा 332 332, अच्छा 32 दहा में 320, माफ कीजिएगा 320 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 32 6 38, तो 38 में 11 से गुणा कर लीजिए, 11 8 88, 11 3 33 8 33 7 40 1 41 418। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0 में से 8 गया 8 यानी 38। अच्छा, दो ऑप्शन आपको यूनिट डिजिट वाला है तो हल करना पड़ेगा। और आपको 11 में से 2 गया 9 और 3 में से 3 गया 0 यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया 98। उसको कितना रन बनाना होगा? और 98 रन बनाना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक से 4,000 रुपये ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण तथा ब्याज के रूप में 1,500 आंशिक पुनः भुगतान करता है। तो इस तरह की 3 किस्तों के बाद बैंक को कितना अदा करेगा? देखो तो 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 43/40। कैसे होता है ये भी समझ लो। 7 दूना के 14, एक 15 बट्टे में हो जाएगा 200, परसेंटेज हटेगा तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौके 20 यानी 40। तो इसका अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए तो 41/40 हो जाएगा। अरे सॉरी, 40 3 43/40 और रुपया टोटल है 4,000। तो 4,000 पर
4000 पर 43/40 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो कितना हो गया, 0 0 कैंसिल, 4 से 100 बार में यानी 4300 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन पहला किस्त में वो 1500 रुपया आपको दे रहा है। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर साफ साफ कि 4000 रुपये ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण तथा ब्याज के रूप में 1500 रुपये आंशिक पुनः भुगतान करता है। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट हो गया मेरे दोस्त, माफ कीजिएगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया था। तो ठीक है, तो 1500 रुपया आपको दे देगा इसमें से। तो 1500 माइनस कर लेंगे, तो 4300 में से 1500 घट गया तो कितना हो जाएगा, 2800। फिर इसका चक्रवृद्धि ब्याज यानी फिर अमाउंट इसका कितना हो जाएगा, अरे ब्याज लग रहा है 7.5%, तो फिर 43/40 हो जाएगा। 43/40 हो जाएगा, तो 4 से 0 कैंसिल, 4 7 28, यानी 70 मल्टीप्लाई बाई आपको हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाई 43, तो गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर लगता है भयंकर कैलकुलेशन आने वाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 7 21 के 1 और 7 4 28, 28 2 30, यानी 3010 हो जाएगा। फिर दूसरा किस्त में 1500 रुपया दे दिया, तो अब कितना बचा, 1510। फिर 1510 में से आपको 43/40 हो जाएगा, फिर उतना अमाउंट हो जाएगा उसको 43/40, जो इतना अमाउंट हुआ। फिर इसमें से आपको 1500 रुपया दे देगा, जो रिजल्ट आया वही आपको वो अदा करेगा। यानी बोलिए रहा है कि इस तरह से 3 किस्तों के बाद बैंक को कितना अदा करेगा। तो पहला किस्त, दूसरा किस्त, ये तीसरा किस्त हो गया। तो यहाँ पर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं कि कौन लोग इसका करेक्ट आंसर बताते हैं कैलकुलेशन करके। ठीक है, तुक्का नहीं, इतना ज़्यादा तो होगा नहीं, 469 तो होगा नहीं, ऑप्शन ए और बी में है। देखते हैं कैलकुलेशन करके कौन लोग इसका आंसर बताते हैं, और अपने दिमाग से, कैलकुलेटर का यूज़ करके नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ जाते हैं और इंतजार रहेगा आपका। बोला है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में आपको कॉमन हो, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक मूल कॉमन है, तो कुछ भी एक मूल हम रख लेते हैं, एक्स का कुछ वैल्यू एक रख लेते हैं, जैसे हमने एक ही पुट कर दिया। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एक मूल जो है, एक रूट जो है उभयनिष्ठ है, तो हमने मान लिया कि एक मूल x बराबर 1, यानी मूल 1 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, आप 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। तो हम एक बैठा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b बराबर 0। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, a प्लस बी बराबर हो गया आपको -1। अरे a प्लस बी बराबर हो गया आपको -1, और वहीं तो पूछबे किया यार ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बी में भी बैठाना चाहो तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस ए बराबर 0, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा -1, यानी दोनों तरफ से आपको -1 ही आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 5, बोला यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है, तो वह 4 गुना कितने समय में होगा। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ, ये शायद 4-5 सेट में आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में 100% आना चाहिए। मैं किस नियम से डिस्कस करता हूँ, वो नियम को आपको बारीकी से समझना होगा। जैसे समझो, फिर समझा दे रहा हूँ। साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में, माफ कीजिएगा 6 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट आपको हो गया 200, दोगुना हो गया। तो एसआई कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 100 हुआ। और आपको हमेशा बताते हैं कि एसआई में TR% छुपा होता है। तो यहाँ पर टी बराबर 6% दिया है, तो यहाँ पर TR% छुपा है, तो 100/6 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आर हो जाएगा, यानी इतना परसेंट आपको ये आर हो जाएगा। क्योंकि साफ साफ आपको मैं बोल रहा हूँ कि एसआई में TR% छुपा हुआ है। तो टी आपको 6 वर्ष होगा, तो 100/6 कर देंगे तो आर बराबर नहीं आ जाएगा। तो हाँ मेरे दोस्त, आ जाएगा 100/6%। अब बोल रहा है कि वह 4 वर्षों, माफ कीजिएगा 4 गुना कितने समय में हो जाएगा। 4 गुना, यहाँ पर समय पूछा है, तो समय कैसे निकालते हैं, SI मल्टीप्लाई बाई समय, SI मल्टीप्लाई बाई 100 में मूलधन मल्टीप्लाई बाई रेट। ठीक है, तो SI कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जाएगा, यानी 100 की राशि 400 हो जाएगी, तो SI कितना हुआ 300।
तो 300 मल्टीप्लाई बाई 100 और प्रिंसिपल आपको है 100 और रेट आपको आ गया है 100/6। ठीक है, 100/6। तो अब अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अरे कर लो, देखो तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 36 18, आपका आ जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बोला है √5 प्लस नहीं है, √5 इंटू √5 के अंदर दिया गया है, आपको इन्फिनिटी तक है। जब भी इस प्रकार के सीरीज दिया रहता है तो जो आपको रूट में संख्या दिया रहता है वही आपका आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर 5 करके देखिए तो 5 25 हो जाएगा, 5 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, फिर 50 25 हो जाएगा, 5 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, फिर 50 25 हो जाएगा और 5 25 का वर्गमूल आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 5 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 8000 में, देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल सिस्टम खरीदे गए, पहले को 40% के लाभ से बेचा गया, दूसरे को 40% की हानि से बेचा गया। यदि दोनों मामले में विक्रय मूल्य समान न हो तो दोनों म्यूजियम सिस्टम का क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 40/100 यानी 20 दूना 40, 20 5 100, 2/5 हो रहा है। एक को बोल रहा है कि 40% लाभ पर, यानी 5 से 7 में बेच दिया, यानी CP 5 है और SP हो जाएगा आपको 7। और एक को बोल रहा है 40% हानि पर, तो CP आपको 5 है तो 40% हानि मतलब 5 में से 2 चला जाएगा, 3 आपको SP हो जाएगा। और एक और चीज क्वेश्चन दिया है कि विक्रय मूल्य को समान रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो तो 7 है और यहाँ पर 3 है रेशियो के टर्म्स में, तो 7 3 हमें तो बराबर में चाहिए मेरे दोस्त, बीचेगा कुछ भी करे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह दिया कि विक्रय मूल्य समान है तो हर हालत में विक्रय मूल्य को समान करना पड़ेगा। तो हम विक्रय मूल्य को समान कर देते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसमें कर देते हैं 7 से, तो रेशियो में के टर्म्स में है तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो तो अब बराबर हो गया, 7 × 21 7 × 21। और यहाँ पर दिया है 8000 में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजियम खरीदा गया, टोटल CP कितना हो गया 15 और प्लस 35, तो आप कहोगे कि 50 यूनिट आपको टोटल CP हो गया, यानी रेशियो के टर्म्स में। लेकिन क्वेश्चन दिया है 8000 तो कटा लीजिए, 5 से 16 5 80, तो 160, एक यूनिट का वैल्यू आपको आ गया 160। तो अब आपसे पूछा क्या है कि दोनों म्यूजियम का क्रय मूल्य, तो 160 × 15 कर लीजिए, 15 × 160 और 35 × 160, आपका आंसर आ जाएगा। करो 15 15 225 प्लस 225 प्लस 15 कितना हो जाएगा, अरे मेरे दोस्त यहाँ पर देखो तो गुणा करो 15 छके 90, डायरेक्ट कर देता हूँ यार, 160 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 छके 90 के 0, 15 1 15, 15 15 15 5 20 4 24, एक हो गया 2400, तो एक ही में सिर्फ 2400 है तो एक दूसरा हो जाएगा 5600, इसमें क्या करना है, हो गया 2400 तो हो जाएगा 5600। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8। बोला है कि 1 2 3 4 तथा 5 अंकों में से 3 अंकों की विभिन्न कितनी संख्याएं बना जा सकती है जबकि कोई अंक दोबारा ना हो। देखो 3 अंकों की संख्या बनानी है, यहाँ पर अंक आपको दिया गया है 5, तो अगर यहाँ पर अंक को बैठाना चाहें तो कितना बैठा सकते हैं, या तो 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को, कुछ भी को बैठा सकते हो, तो यहाँ पर 5 बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पर बैठाना चाहें तो एक संख्या तो यहाँ पर फिक्स हो गई, एक संख्या यहाँ पर, एक नंबर तो फिक्स हो गया, तो अब तो 4 नंबर में यहाँ पर आएगा, तो एक नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया। ठीक है, तो एक एक अब 2 नंबर फिक्स हो गया, तो यहाँ पर 3 ना आएगा, यानी 3 नंबर ना आएगा, तो टोटल आपको कितना संख्या बनाई जाएगी, तो 3 चौके 12 5 60 है। तो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है परमुटेशन का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9। बोला है कि एक घड़ी खरीदने पर उसके विक्रय मूल्य पर 24% को छूट प्राप्त करता है। यदि वह घड़ी के लिए 779 कीमत चुकाता है तो उसे घड़ी का अंकित मूल्य, देखो विक्रय मूल्य पर 24% छूट देने के बाद घड़ी की कीमत इतना है। ठीक है, तो यानी कि 100 - 24 76% का वैल्यू दिया है 779। तो आपसे पूछा है कि उस घड़ी का अंकित मूल्य यानी 100% का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 799/76 मल्टीप्लाई बाई 100,
कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा फास्ट किया कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, बोला है कि 450 सेबों में से 30% सेब सड़ गए तो सही हालात में कितने सेब बचे? तो 30% सड़ गया तो शेष कितना बचा? 70%। तो 450 का 70% कितना हो गया? 0 0 कैंसिल, 45 साते कितना हो जाएगा? 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5, 7 4 28, 28 3 आपको हो जाएगा 28 3 31, 315 जो है सही हालत में बचे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11, बोला है कि 60 किलोमीटर की दूरी वाली एक जगह से ए बी एक साथ आपस की ओर निकलते हैं, 6 घंटे बाद आपस में मिलते हैं, यानी ए बी आपस की ओर एक दूसरे की ओर निकलते हैं, ठीक है, और 6 घंटे बाद आपस में यहाँ पर कहीं मिला होगा, ठीक है। तो इसका चाल अगर V1 मान लें, इसका V2 मान लें, तो V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा? एक ही विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ना, इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको हमेशा मैं सिखाता हूं कि जब विपरीत डायरेक्शन की बात करें तो चाल ऐड हो जाता है, जब सेम डायरेक्शन की बात करें तो चाल माइनस हो जाता है, बड़ा वाला में से छोटा वाला, जिसको हम लोग सापेक्ष वेलोसिटी बोलते हैं। तो V1 प्लस V2 कितना लगा? 60 किलोमीटर दूरी है और 6 घंटा चलने के बाद मिलता है, तो इसके लिए चाल हो गया 60 बटे में 10, 6 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप पढ़िए कि यदि ए अपनी गति के 2/3 से चलता है, V1 जो है 2/3 से चलता है, और बी अपनी गति से दोगुनी से चलता है, यानी 2V2 से चलता है, तो 5 घंटे में आपस में मिलते हैं, तो टोटल डिस्टेंस 60 है और समय 5 है, तो चाल कितना हो जाएगा? 60 बटे 5 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपसे पूछता है कि ए की गति क्या है, हल कर लो, ए की गति निकाल लो, देखो कि छोड़ दें, निकाल देता हूँ यार, सब क्वेश्चन छोड़िए दिया जाएगा तो फिर बनाने का कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हो जाएगा आपको 2V1 प्लस 3 दूना के 6V2 बराबर 12 तिहाई 36। तो हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन मार करके, किसका गति पूछा है? ए का, तो बी को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 6 से, तो हो जाएगा V1 यानी 6V1 प्लस 6V2 बराबर 60। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो 6V1 में से 2V1 घटा 4V1 और 6V2 में से 6V2 घटा कैंसिल, बराबर 60 में से 36 घटा 24। तो V1 बराबर कितना आ गया? V1 बराबर आ गया 6 किलोमीटर पर घंटा। आपको इक्वेशन हल करना आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ताश की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, एक जुआरी शर्त लगाता है कि यह पत्ता हुक्मा अथवा इक्का का है, इसके प्रतिकूल संयोगानुपात। देखो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही मुझे नहीं समझ में आया कि संयोगानुपात का मतलब ये कहना क्या चाह रहा है। इंग्लिश तो है नहीं कि मैं समझूं। संयोगानुपात, अगर प्रोबेबिलिटी पूछता और कुछ पूछता, अगर उसको सजाने का तरीका पूछता तो अंदाजा लगा सकते थे, यानी उसको बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर संयोगानुपात पूछा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि संयोगानुपात का मतलब क्या होता है। तो आपको अगर पता है तो आप क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और नहीं पता है तो पता कीजिए कि संयोगानुपात का मतलब क्या होता है, इसके प्रतिकूल संयोगानुपात, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप कहीं से डिस्कस इसका करके देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मीटर रुकती है। अपने शुरुआती के बिंदुओं से 600 किलोमीटर दूर नियत स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 600 टोटल डिस्टेंस है और स्पीड आपको 100 है, तो 600 यानी दूरी बट्टे में चाल आपका हो जाएगा कितना? 6 घंटा गाड़ी को लगता। अब कब लगता? जब 75 किलोमीटर पर 3 मिनट नहीं रुकता तब, लेकिन 75 किलोमीटर पर 3 मिनट रुक जा रहा है, तो कितना बार रुका गाड़ी? 600 बटा में 75 यानी 25 या 75, 25 दूना के 50, 25 चौके 100, 3 आठे 24। गाड़ी जो है 8 बार रुकी। तो 8 बार रुकी तो बहुत बंदा क्या करते हैं कि प्रत्येक बार 3-3 मिनट पर रुकी है और 8 3 के 24 कर देते हैं और मार देते हैं 6 घंटा 24 मिनट। देखिए ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है यहाँ समझो। गाड़ी 8 बार रुकी तो 1 बार 2 बार यहाँ पर नहीं कीजिए, तो शुरुआत है 1 बार रुकी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ठीक है। 75 किलोमीटर पर रुक रही है, यानी यहाँ पर 75 किलोमीटर पर रुकी, यहाँ रुकी, यहाँ रुकी, यहाँ रुकी, यहाँ रुकी और यहाँ रुकी। जब लास्ट में रुकिए जाएगी तो लास्ट के समय को हम लोग क्यों लेंगे मेरे दोस्त?
लास्ट में जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचिए जाएगी तो यहाँ 3 मीटर रुके या 30 मिनट रुके, उससे हमें क्या मतलब है। हम तो बीच में का ना समय देखेंगे कि 3 मिनट सर यहाँ पर लेट की, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, यानी ऐसे करके देखेंगे कि यहाँ पर 3 मिनट लेट की, यहाँ पर 3 मिनट लेट की, यहाँ पर 3 मिनट, यहाँ पर 3 मिनट, यहाँ पर 3 मिनट, यहाँ पर 3 मिनट। ठीक है, तो 7 बार लेट की है, 1 2 3 4 5 6 और एक शुरुआत में लेट की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। या कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है, तो 8 बार आपको रुकी है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, अच्छा 8 बार यहाँ पर अंतिम में ये रुकी है। तो 3 मिनट यहाँ रुकी, 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 12 15 18 21 मिनट रुकी, और लास्ट में जो रुकी तो इसके समय को हम लोग नहीं लेते हैं। बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसके आप लोग पॉइंट को ध्यान रखिए। यहाँ 3 मिनट रुके या 30 मिनट रुके, उससे हमें क्या मतलब, जो बीच में रुका उसी के चलते ना टाइम जो है ज़्यादा लगा। तो टाइम कितना ज़्यादा लगा आपका, हो जाएगा 6 घंटा 21 मिनट। 6 घंटा 21 मिनट। आइए क्वेश्चन नंबर 14। बोला है कि एक नियोक्ता कर्मचारी की संख्या को 11:7 के अनुपात में घटाता है, यानी 11 से 7 कर देता है, और उसकी मजदूरी 10 से 13 कर देता है। तो किस अनुपात में मजदूरी घटेगी या बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि मजदूरी जो है घटेगी। 11 दाम 110 और 13 सतह में 91, तो 110 रेशियो 91 के रेशियो में आपका मजदूरी जो है घटेगी। सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है 10 10 9 10 10 11 10 11 9 इस समुच्चय का मानक विचलन क्या है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा इस सेट का। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को कोई ध्यान नहीं देता है, और एक क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप देखते रह जाते हो, बनता नहीं है। ठीक है, तो मानक विचलन बराबर होता क्या है। मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर समेशन ऑफ, यानी सिग्मा जिसे बोलते हैं, सम रिप्रेजेंट करता है आपको योग को। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टे में एन। अब आपको समझना है कि ये सब टर्म्स हैं क्या। ये हो गया आपको संख्या जो दिया रहता है, यानी नंबर नंबर नंबर, और ये एक्स आई आपको डाटा है, जो डाटा दिया जाता है यहाँ पर, जो डाटा दिया गया है। एक्स बार आपको मीन है। सब कुछ तो निकल गया, अब तो निकल जाएगा। देखो, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी मीन का, तो मीन निकाल लीजिए, जोड़ के जितना संख्या है उससे भागा दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 10 30 40 50 और 20 70 और 20 90, और संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। तो मीन आपका आ गया 10। ठीक है, तो अब आप हल कीजिए। रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स आई, यानी डाटा कितना है 10, और 10 में से 10 गया 0, तो 0 का स्क्वायर लिखेंगे कोई बात नहीं, और ये भी डाटा 10 है, और 10 में से माध्य घटाएंगे तो 10 माइनस 10, 0 का स्क्वायर कोई बात नहीं। डाटा है 9, 9 माइनस आपको करेंगे 10, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 10 में से 10 जाएगा तो 10 में से 10 जाएगा, इसको मारो गोली, 11 में से आपको जाएगा 10। ठीक है, ये होल स्क्वायर, और फिर 10 में से 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, फिर 11 में से 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटे में टोटल नंबर कितना है 9 है। अरे मेरे दोस्त, टोटल कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n बराबर 9 आ गया। तो कितना आंसर आ गया आपका, बहुत ही सिंपल होता है। रूट अंडर सिग्मा हो गया -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1 + 1 बट्टे में 9, तो कितना हो गया 2 3 4, 4 बट्टे में 9 कहने का मतलब क्या हो गया, बाहर निकालेंगे तो 2/3, तो हो जाएगा 2/3। आपका आंसर हो जाएगा 2/3। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डिटेल्स में समझना चाहते हो तो मैं आपको सेट 2 या 1 में शायद समझाया हूँ, जाकर आप लोग देख लीजिएगा एकदम डिटेल्स में। ये भी हालांकि डिटेल से है, लेकिन इससे कुछ और ज़्यादा समय लेकर इस पर उसको डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन नंबर 16। बोला एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी है, वह चीनी के एक भाग को 10% के लाभ पर और शेष को 5% के हानि पर बेचता है, और पूरे चीनी पर 7% का लाभ होता है, तो उसने
कितनी चीनी 10% लाभ पर बेची तथा कितनी चीनी 5% हानि पर बेची। आपको मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि जब दो चीजें दिया रहे और टोटल दिया रहे तो इसमें एलिगेशन लगता ही लगता है, 100% लगता है, ठीक है। और ये आपको शुभ मुहूर्त होता है एलिगेशन लगाने का। देखिए तो बोल रहा है 1/10% के लाभ पर और शेष भाग जो है 5% की हानि पर, और टोटल में 7% लाभ हो रहा है। तो 10 में से 7 गया 3 और 7 में से -5 गया तो 7 5 हो जाएगा 12। तो 3 चौके 12, 4 1। चीनी का आपको रेशियो का अनुपात आ गया 4:1, यानी टोटल हो गया 5 यूनिट, और 5 यूनिट का क्वेश्चन में दिया है 50 किलो, तो 1 यूनिट का हो गया 10। तो अब पूछा है कि 10% लाभ पर बेची गई कितना चीनी और 5% हानि पर। तो 10% लाभ पर कितना बेचा गया है 4 यूनिट, यानी 4 × 10 40 kg। तो इस पर कितना बचेगा 1 × 10, यानी 10 किलो हानि पर बेचा। 10 किलो चीनी को हानि पर बेचा 5% हानि पर, और ए 40 किलो चीनी को कितना पर बेचा 10% लाभ पर। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है एक किसान अपने n गायों को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि एक बेटे को कुल गायों का आधा, यानी एक को आधा मिल रहा है, दूसरे को कुल गायों का 1/4 और तीसरे को कुल गायों का 1/5 भाग मिलता है। तो चौथे बेटों को 7 गाय मिलती है, तो n का मान क्या होगा? देखियो मैं नंबर सिस्टम जब पढ़ाता हूँ तो आपको साफ साफ मैं बताता हूँ कि जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया रहे तो टोटल आप मान सकते हैं, इसका एलसीएम लेकर 2 4 और 5 का एलसीएम लेकर मान सकते हैं कि टोटल गाय इतना थी। तो एलसीएम हो गया 20, मैंने मान लिया कि टोटल 20 गाय थी, ठीक है। और पहले बंदे को दे दिया है 1/2 गाय, यानी 10 गाय दे दिया। ये यूनिट में बात चल रहा है, रेशियो में नहीं कि 20 में से 10 गाय दे दिया, नहीं, 20 यूनिट आपको रेशियो के टर्म्स में गाय है, ठीक है। एक्चुअल गाय 20 नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसका 1/4 आपको दूसरे बेटा को दे दिया, तो ये दे दिया 5। तीसरे बेटा को 1/5 भाग दे दिया, तो ये दे दिया 4। और चौथे बेटा को 7 गाय दिया है। तो चौथे बेटा को रेशियो में कितना गाय मिला 10, 5 15, 4 19, यानी 1 यूनिट गाय मिला, लेकिन इसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 7। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7। तो बोल रहा है n का मान ज्ञात करें। n का मान क्या है? गायों की संख्या को n से रिप्रेजेंट किया गया है, किसान किया है, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में देखिए कि ये किसान अपने n गायों को, ठीक है, तो ये आपको गाय हो गई 20 यूनिट और 20 यूनिट आपको n का मान है। तो और एक यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 20 × 7 कितना हो जाएगा 140। 140 गाय थी किसान के पास, अच्छा खासा व्यक्ति था। आइए क्वेश्चन नंबर 18। बोला है किसी संख्या को 119 में भाग देने पर 19 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होता है? तो आप सबको पता होगा कि जो शेष आता है उसी में भाग दे देते हैं हम लोग। तो शेष में आप 17 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 शेष बचेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19। बोला है कंप्यूटर गेम में एक निर्माता एक दीवार को 12 घंटे में बना सकता है। अच्छा, निर्माता एक दीवार को 12 घंटे में बना सकता है, जबकि विनाशक ऐसी दीवारों को 20 घंटे में पूरी तरह से नष्ट कर देता है। नाम से ही पता चल रहा है कि नष्टे करेगा बेवकूफ। और निर्माता और विनाशक दोनों शुरुआती स्तर पर काम करने के लिए सेट किए गए, लेकिन 12 घंटे बाद विनाशक को बाहर निकाल दिया गया। जाहिर सी बात है कि जब नाश करेगा तो उसको बाहर निकलना तो तय है। तो दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगा? देखो तो कितना सिंपल है। ये निर्माता है और विनाशक है। निर्माता ले रहा है 12 घंटे बनाने में, लेकिन विनाशक होता है 20 घंटे बिगाड़ने में ले रहा है। तो टोटल एलसीएम कितना हो गया 12-20 का एलसीएम 60। अरे बोलो हाँ। और इसको मान लो टोटल वर्क, एलसीएम लेकर टोटल वर्क हम लोग कंसीडर करते हैं टाइम एंड वर्क में। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बटे में डे बराबर होता है एफिशिएंसी। तो 60 बटे में 12, तो इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 20×3 60। लेकिन विनाशक बिगाड़ रहा है तो इसका एफिशिएंसी माइनस में रखेंगे, ठीक है, जैसे नल टंकी का क्वेश्चन बनाते हैं। अब बोल रहा है कि शुरुआती दिनों में, यहाँ पर देखिए, काम करने के लिए 12 घंटे दोनों जो है काम किया, ठीक है। यहाँ पर डे बोल दिए गए हैं, ठीक है, डे हो जा सकता है या फिर आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी 12 घंटे तक काम किया, यानी 5 के एफिशिएंसी से कर रहा है निर्माता, और विनाशक जो है 3 के एफिशिएंसी से खराब कर रहा है। तो 2 के एफिशिएंसी से काम होगा, क्योंकि पॉजिटिव काम तो 2 ही के एफिशिएंसी से होगा। लेकिन 12 घंटे किया तो 24 काम आपका समाप्त हो गया। टोटल काम 60 है, तो 24 काम माइनस कर लीजिए तो 36 काम आपका अभी भी बचा रहा।
तो अब विनाशक को गोली मार दिया गया कि तुम भागो, अब काम नहीं करोगे, तुम कर क्या रहे हो और तो बिगाड़ ही रहे हो, ठीक है। तो अब विनाशक नहीं आएगा। तो बाकी जो 36 काम बचा, तो 36 काम को अब निर्माता ही ना 5 के एफिशिएंसी से करेगा। तो 36/5 यानी कितना घंटा लिया, 5 7 35, तो 1/5 हो जाएगा, तो 60/5। अरे मेरे दोस्त 5 7 35, तो 1/5 घंटा बचा। तो इसको मिनट में कर लेते हैं, तो मिनट में लिए के लिए 60 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12। 7 घंटा 12 मिनट जो है निर्माता और समय लेकर काम को किया। तो बोल रहा है दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगा। देखो तो सिर्फ और सिर्फ निर्माता इसमें काम किया है अकेले 7 घंटा 12 मिनट, लेकिन दोनों साथ में काम किया है 12 घंटा 12 घंटा, ठीक है। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, 12 घंटा ऐड कर लो, तो 19 घंटा 12 मिनट मिलकर काम किया है। ए। आइए क्वेश्चन नंबर 20। बोला है कि साइन थीटा बराबर 5/13, यहाँ पर 5 है, अरे 5 लिखा जा, 5 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। थीटा न्यून कोण हो तो 1 + tan थीटा इज यहाँ पर इंटू में है 1 - tan थीटा का बात क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12, क्योंकि 5 12 13 आपको ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 आपको ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। इस प्रकार के बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 1 + tan थीटा, यहाँ पर दिया है 1 - tan थीटा, तो a² - b² हो जाएगा, तो 1 - tan² थीटा हो जाएगा रूट अंडर। तो वैल्यू बैठा दीजिए, 1 - tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार। तो लंब दिया है 5 और आधार मैंने निकाल दिया 12, तो 5/12 का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 44, यानी 144 - 25/12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो 144 - 25 कितना हो जाएगा, 119, तो हो जाएगा ये रूट 119, और 12 यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो बट्टे में 12 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है ए बी सी के वर्तमान उम्रों का योग 90 वर्ष है और 6 साल पहले उनके उम्र का रेशियो जो था 1 2 3 था। देखो ए बी सी 6 साल पहले की बात कर रहा है और वर्तमान में 90 योग दिया है। तो मेरे दोस्त 6 साल पहले अगर उनका योग देखा जाए तो 6 बरिस तीनों घट जाएगा, यानी टोटल में से 18 बरिस घट जाएगा। तो 90 - 18 कितना हो जाएगा, 72 बरिस, यानी उस समय तीनों का योग जो रहा होगा 6 वर्ष पहले, ये 6 वर्ष पहले की बात है, तो 72 वर्ष रहा होगा। तो रेशियो के टर्म्स में कितना है, तो 3 और 3 6 यूनिट, 6 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 72 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 6 के 72। तो अब पूछा क्या है कि सी की वर्तमान उम्र क्या है। तो 6 साल पहले सी की वर्तमान उम्र क्या है, 12 यहाँ 36, लेकिन यहाँ पर वर्तमान पूछा है तो 6 वर्ष बाद आएंगे, सॉरी 6 वर्ष पहले है तो वर्तमान में जाएंगे तो 6 वर्ष जोड़ेंगे, तो 36 + 6 कितना हो जाएगा 42 वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या। फुटबॉल की तुलना में, तो फुटबॉल नीचे रहेगा, तो 28, और कबड्डी कितना पसंद कर रहा है 22, दोनों परसेंटेज में है तो परसेंटेज कैंसिल, 2 से 11 बार में 11 और 2 से 14 बार में, तो 11/14 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 23। बोला है धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाभिक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति कितनी है। मान लीजिए नाव की गति है x किलोमीटर/घंटा और धारा की गति y किलोमीटर/घंटा है। बोला है कि नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, कब, जब धारा के विपरीत 75 किलोमीटर जाता है तब। तो धारा के विपरीत जाएंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा और उसको लग रहा है 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटा। तो चाल कितना हो जाएगा 75/12, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट।
और दूसरा में बोल रहा है कि जब धारा की दिशा में उतना ही दूरी तय करने में 7.5 घंटे का समय लेता है, तो धारा की दिशा में करेगा तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। और ले रहा है 7.5 घंटा समय और टोटल है 75 किलोमीटर, तो 75 बटे में 7.5 यानी 10 किलोमीटर पर घंटा आपका चाल आ गया। तो अब पूछा है कि धारा की गति, तो घटा के 2 से भाग दे दो, घटाओ 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 घटाओ, तो दूसरा में से पहला को घटा के 2 से भाग दे दो, धारा का चाल निकल जाएगा। तो एक्स एक्स कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 75 बटे में 12 बटे में 2, कितना हो जाएगा 120 माइनस 75 यानी 45 बटे में 24, 45 बटे में 24, हल कर लो। 24 दूनी के 48 यानी 2 से थोड़ा सा कम, और ऑप्शन सब भयंकर भयंकर यहाँ पर दिया है, 2 से थोड़ा सा कम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24। बोला कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 को पूर्णतः विभाज्य करती है। देखो 3 के पावर 25 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 के पावर 1, ये हो जाएगा 3 के पावर 2, ये हो जाएगा 3 के पावर 3, जोड़ लो सबको, 3 तिया 9 तिया 27, 3 30, 30 9 29, अच्छा 30 9 39, माफ कीजिएगा 39 1 40, तो 3 के पावर 25 मल्टीप्लाई बाई 40, 10 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, इसमें 10 5 तो है नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि 3 के पावर 24 कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 40 कर देते हैं, तो अब हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 24। देखो तो 120 किससे कटेगा, 30 से कट जाएगा, तो पूर्णतः विभाक्त करेगी कौन संख्या, 30। आइए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट। बोला एक असमांतर भुज ABCD में ई और F दो अनुप्रस्थ भुजाओं ABCD का मध्य बिंदु, देखो ABCD असमांतर चतुर्भुज है ना, कोई सा खींचो टेढ़ा बंगड़ा ABCD, और EF अनुप्रस्थ भुजाओं AB और CD का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु आपको E है और CD का मध्य बिंदु आपको F है। तो पूछा क्या है, EF बराबर, तो EF बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, AB बटे में 2 प्लस DC बटे में 2, ऐसा ऑप्शन खोज लो, तो 1/2 कॉमन ले लो, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AB प्लस CD बटे में 2। इसमें कुछ नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेट नंबर 27 का सोल्यूशन लेकर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं पूरे सेट यानी 50 सेट का सोल्यूशन कराऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।